आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। यूपी की योगी सरकार नए नए फरमानों के लिए जानी जाती है। कभी मदरसों को लेकर फरमान जारी किया जाता है तो कभी मसाजिद के लिए। इसी तरह अब यूपी सरकार ने नया फरमान जारी किया है कि यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों में मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। योगी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑर्डिनेंस 2019 का एक नया मसवदा तैयार किया है, जिसमें नई और पुरानी यूनिवर्सिटीज के लिए कई अहकाम ऐसे हैं जो इनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तैयार मसवदे के मुताबिक सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को हुक्म दिया जाएगा कि इनके कैंपस में किसी भी तरह की मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां ना हो और ना ही वो इसमें किसी भी तरह से शरीक हों। इस कानून के नाफिज होने के बाद अगर किसी यूनिवर्सिटी में मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां देखने को मिलती हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या यह यूपी सरकार की तालीमी इदारों में खुली मुदाखलत नहीं है? क्या इस तरह के फरमानों से कैंपस के तालीमी माहौल में कशीदगी पैदा नहीं होगी? और सबसे अहम सवाल यह उठता है कि इस तरह के कानून और इस तरह के फरमान से योगी सरकार क्या अक़लियती इदारों पर निशाना नहीं साधेगी? मतलब योगी सरकार की नीयत पर भी सवाल उठ रहा है इस कानून के बाद। इसी पर प्राइम डिबेट में हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑर्डिनेंस 2019 का एक नया मसवदा तैयार किया है, जिसमें नई और पुरानी यूनिवर्सिटीज के लिए कई अहकाम ऐसे हैं जो इनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तैयार मसवदे के मुताबिक सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को हुक्म दिया जाएगा कि इनके कैंपस में किसी भी तरह की मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां ना हो और ना ही वो इसमें किसी भी तरह से शरीक हों। योगी काबीना ने इस नए ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसके तहत रियासत के 27 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एक कानून के तहत लाने का मंसूबा है। रियासत की पुरानी यूनिवर्सिटीज को भी मुजवजा कानून को इख्तियार करने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाएगा। इस कानून के नाफिज होने के बाद अगर किसी यूनिवर्सिटी में मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां देखने को मिलती हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के ताल्लुक से योगी हुकूमत का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि कौमी इत्तिहाद, सेकुलरिज्म, समाजी यगानगत, बैनुल अक़वामी खैर सगाली, अखलाकियात और हुब्बुल वतनी के फरोग की कोशिश के तहत ऑर्डिनेंस में कई चीजें शामिल की गई हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि सभी इदारों के लिए सभी ज़ाब्तों पर अमल करना लाजमी होगा। इसके तहत इन्हें एक हलफनामा देना होगा जिसमें लिखा होगा कि मुतालिका यूनिवर्सिटी किसी भी तरह की मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में शामिल नहीं होगी। ऐसी सरगर्मियां न तो उनके कैंपस में होंगी और न ही इसके नाम पर। ये जो हमारे नियम बने हैं, इसमें जो भी 27 यहाँ महाविश्वविद्यालय जो हमारे हैं, खास करके जो प्राइवेट हैं, उनको लेकर जो हम लोगों ने बनाया है, उसमें जो सरकार की ये नियम पॉलिसी है कि आपको अब हमारे इस अम्ब्रेला के अंदर आना होगा। जो पॉलिसीज हमने बनाई हैं इसको अडॉप्ट करना होगा। अब आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छात्रों के जीवन से नहीं खेलने देंगे और ना शिक्षकों के जीवन को बर्बाद करने देंगे। नेशनल जो भी हो, जाहिर सी बात है देश में ये सुरक्षा का मुद्दा है। अगर यूनिवर्सिटीज में या जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनके अंदर कोई इस तरह के लोग पढ़ते हैं तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी, या कोई शिक्षक या कोई भी लोग, जैसे आमतौर से कुछ जगहों पर आ जाते हैं, बाद में जांच होती है, एजेंसीज हमारी जांच करती हैं, वो बात सामने निकल कर आती है, तो उससे हमारे प्रदेश और देश का नुकसान होता है। हमारे देश की सुरक्षा और हमारे देश के लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इस पर तो ध्यान देना ही होगा। यूपी हुकूमत में काबीनी वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह ने यूपी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑर्डिनेंस 2019 का मसवदा तैयार किए जाने की तस्दीक की है और इसे इंतहाई अहम फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि काबीना ने उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑर्डिनेंस 2019 पास कर दिया है। इसके तहत रियासत के 27 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एक छत के नीचे लाने की कोशिश की जाएगी, जो कि फिलहाल अलग अलग समत में काम कर रही हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि पुरानी यूनिवर्सिटियों को इस ऑर्डिनेंस को इख्तियार करने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाएगा। सवाल ये उठता है कि क्या ये यूपी सरकार की तालीमी इदारों में खुली मुदाखलत नहीं है?
क्या इस तरह के फरमानों से कैंपस के तालीमी माहौल में कशीदगी पैदा नहीं होगी? और सबसे अहम सवाल ये कि इस तरह के फरमान से योगी सरकार अक़लियती तालीमी इदारों पर आसानी से निशाना साध सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल ये उठ रहा है कि यूपी की योगी सरकार के इस नए फरमान को आखिर कैसे देखा जाए। जो फरमान जारी किया गया है कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस तरह के वाकयात गिने चुने ही एक तरह से हुए हैं। इतना बड़ा कदम जो सरकार ने उठाया है, एक बिल लेकर आई है, एक कानून इस पर बना रही है, इस पर सवाल उठ रहा है कि आखिर नीयत क्या इस सरकार की साफ है इस बिल के पीछे? क्योंकि कुछ लोग इसे शक की नजर से भी देख रहे हैं। अपोजिशन ने तो यहां तक कह दिया है कि लाकानूनियत इससे एक तरह से कैंपस के अंदर तालीमी इदारों में पैदा होगी। तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार के इस कानून के पीछे, इस बिल के पीछे उसकी नीयत को भी शक की नजर से देखा जा रहा है। प्राइम डिबेट में हम इसी को तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर नदीम अहमद साहब माहिर तालीम है, एजुकेशनिस्ट है, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमित सिंह जी सियासी तज्ज़िया-निगार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक पांडे जी बीएसपी सपोर्टर हैं, हामी हैं बीएसपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आशीष मिश्रा जी स्टूडेंट लीडर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तमाम पैनलिस्ट का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करता हूं। मैं सबसे पहले डॉक्टर अमित सिंह आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि यूपी में योगी सरकार ने जो कदम उठाया है प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को लेकर, जो कानून बनाया है, जो बिल लेकर आई है, क्या वाकई में इसकी जरूरत महसूस हो रही है मौजूदा वक्त में, प्रेजेंट सिनेरियो में? जी बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि मौजूदा सूरत हाल में इस तरह के बिल की जरूरत थी और उसी को मद्देनजर रखते हुए यूपी की जो सरकार है वो ये बिल लेके आई है। वो इसलिए क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो धीरे धीरे कुकुरमुत्ते की तरह सबसे ज़्यादा इस प्रदेश में ही प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं। इसके बाद हरियाणा का नाम आता है, जहां गुड़गांवा और सोनीपत में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। और यहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आए दिन नई यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं। यहाँ तक कि एक एक कमरे में भी यूनिवर्सिटियां चलाई जा रही हैं। वो किस नॉर्म्स पे चलती हैं, वहाँ के स्टैंडर्ड क्या हैं, वहाँ क्या पढ़ाया जाता है या पढ़ाने वाले कौन हैं, उस पे भी काफी हद तक चीजें साफ नहीं हैं। तो ये जो बिल लाई है उससे कहीं ना कहीं योगी सरकार की मंशा जो है वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, क्योंकि मीडिया में जहां तक जो खबरें आ रही हैं, हम एक ही चश्मे से इस पूरी खबर को देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या सरकार का दखल हो जाएगा। चूंकि मैं लगभग 1 साल प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका हूं, तो वहां पे कई ऐसी चीजें चलती हैं जिनका पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं होता है। यहां तक कि क्वालिटी के नाम पर और टीचर्स अपॉइंटमेंट के नाम पर भी वहां स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जाता है और टीचर्स को कॉन्ट्रेक्चुअल रखा जाता है। तो इस मसौदे के तहत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि करीब 75% फैकल्टी परमानेंट होगी और उनको यूजीसी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया जाएगा और उनको स्केल भी वही मिलेगा। रही बात जो बात आ रही है कि देशद्रोह बनाम राष्ट्रभक्ति की, तो कहीं ना कहीं हम सब लोग भी अभिभावक हैं और जब हम अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो एक अच्छा नागरिक बनके निकलेगा, जो कहीं ना कहीं अपने घर परिवार के साथ साथ देश का नाम रोशन करेगा। ऐसे में कई यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जहां कहीं ना कहीं देश तोड़ने की बात होती है। जेएनयू का उदाहरण सबके सामने है ही, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से एक अशोका यूनिवर्सिटी है जो पिछले कुछ साल में वहां से कश्मीर में प्लेबसाइड कराने की बात आई। 80 लोगों ने साइन करके दिए। बुरहान वानी की हत्या को उन्होंने कहीं ना कहीं, बुरहान वानी को जो फांसी दी गई तो उन्होंने उसको हत्या, यानी बुरहान वानी को जब एनकाउंटर में मारा गया, तो यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेके कश्मीर के छात्र वहां पे आंदोलित हुए, सिग्नेचर कैंपेन चला, बाद में यूनिवर्सिटी को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। तो जिस तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में खुलती जा रही हैं, तो मुझे लगता है यूपी सरकार ने शिक्षा का स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए, टीचरों की हालत और कर्मचारियों की हालत में सुधार करने के लिए, यहां तक कि छात्रों के लिए भी, क्योंकि इसमें एक बात और आ रही है जो बहुत अहम है कि 50% वजीफा
या छात्रवृत्ति गरीब छात्रों को मिले, और हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो एक फी है वो अलग अलग ना हो के एक स्टैंडर्ड फी हो, ताकि हर प्रकार का तबका इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त कर पाए। ये तो मेरा मानना यह है कि सरकार का ये अच्छा कदम है। सरकार की मंशा बिल्कुल सही डायरेक्शन में है जी, और सिर्फ लेकिन हमारी तवज्जो जो है वो सिर्फ देशभक्ति बनाम देशद्रोह की तरफ जा रही है, वैसा ठीक नहीं है। बिल्कुल। मेरे साथ इस वक्त प्रिया शर्मा जो कि लीडर हैं बीजेपी की, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। प्रिया शर्मा, आपका भी बहुत वेलकम और इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं डॉक्टर नदीम आपके पास आना चाहूंगा। जो बात डॉक्टर अमित सिंह जी कह रहे थे कि यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई के अलावा भी बहुत सी सरगर्मियां होती हैं, बहुत सी गतिविधियां होती हैं जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता है। जो बातें डॉक्टर अमित ने कही, क्या उनसे आप मुत्तफिक हैं? क्या उनसे आप इत्तेफाक करते हैं, सहमत हैं डॉक्टर नदीम? जी हाँ, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ और मैं खुद एक एकेडमिशियन हूँ और मैं ऐसा देखता हूँ कि यूपी के अंदर जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का वो उस तरीके से नहीं है जितना कि दूसरे स्टेट्स के अंदर है। और यूपी की बेशतर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, इनके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है जो कि नॉन एकेडमिक्स होती है, और ये एक बहुत ही मुस्बत कदम है। मैं इस तरीके से इसे देखता हूँ और ये किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करने की और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ऊपर उभारने की कोशिश की गई है। और ये जो एक कदम है, मैं इसकी सताइश करता हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे पिछली सरकारों को भी इस तरीके के इकदाम उठा लेने चाहिए थे। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, और ये मेरा मशवरा भी है कि जिस तरीके से आजकल एक एफिडेविट लिया जाता है एडमिशन के टाइम यूनिवर्सिटीज़ के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट से या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट से एंटी रैगिंग के मुताल्लिक कि हम रैगिंग नहीं करेंगे या रैगिंग को हम सही नहीं मानते हैं, हम उसी तरीके से बिल्कुल एक ऐसा एफिडेविट जो है स्टूडेंट से भी लें जिसमें वो ये हमें लिख कर दें कि मैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करूंगा जो कि मुल्क मुखालिफ हो और उससे हमारे देश का या हमारे समाज का नुकसान हो। तो मैं इसके लिए चाहूंगा। लेकिन डॉक्टर नदीम, यहाँ पर सवाल ये उठा है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की गतिविधियां, इस तरह की सरगर्मियां होती हैं जिस देश विरोध, देश द्रोह की जो बात की जा रही है, मुल्क मुखालिफत की जो बात की जा रही है, क्या इतने बड़े पैमाने पर होती है कि सरकार को पूरा कानून बनाना पड़े, सरकार को बिल लाना पड़े? क्या इतना ज्यादा होता है यूनिवर्सिटीज में? नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक इज्तिमा होता है और वो यूथ का इज्तिमा होता है, और यूथ जो है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, और यूथ जो है हम एक यूथ नेशन के तौर पर अपने आप को आगे एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और हमारी शनाख्त भी 65% यूथ होने की वजह से, यूथ की आबादी होने की वजह से एक वाज़ेह शनाख्त हमारी बैरूनी ममालिक के अंदर बन रही है कि हिंदुस्तान जो है एक यूथ वाला मुल्क है। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, ना कि बराबर हैं, लेकिन हम इस तरह से कंट्रोलिंग कर सकते हैं। और सरकार जो है वो किसी ना किसी तरीके से ये साबित करना चाहती है कि उसका कंट्रोल एक एक इदारे के ऊपर है। और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चूंकि नौजवानों का इस्तेमाल होता है और कहीं ना कहीं नौजवान अगर इकट्ठे होते हैं और कोई भी एक खराब अगर नौजवान है तो वो बहुत सारी ग्रुपिंग करके बहुत सारे लोगों को बिगाड़ सकता है और उनके एकेडमिक कैरियर के साथ खिलवाड़ करके उनका रुख जो है दूसरी जानिब मोड़ सकता है। और बिल्कुल मैं सिर्फ बहुत मुख्तसर में डॉक्टर नदीम, मैं सिर्फ बहुत मुख्तसर में सरकार का जो ये कदम है, मैं सरकार का जो कदम है इस पर आपसे रिएक्शन चाह रहा हूं कि जो देशद्रोह की जो बात कही जा रही है कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां होती हैं, एंटी नेशन जो स्लोगन्स या इस तरह के नारेबाजी जो होती हैं और इस तरह की जो सरगर्मियां होती हैं, क्या मैं बहुत मुख्तसर में जानना चाह रहा हूं डॉक्टर नदीम कि क्या वाकई में इतना बड़ा कदम सरकार को उठाना चाहिए था? क्योंकि सरकार की नीयत पर भी शक हो रहा है। हां या ना में जवाब दीजिए डॉक्टर नदीम। देखिए, सरकार का काम, देखिए मैं सर हाँ या ना वाला ये जवाब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से आजकल काम कर रही है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करने के लिए, तो उसे ऐसा लगता है कि ये कदम जो है उसके लिए मुस्बत है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ और ये नहीं मानता हूँ कि इतने बड़े पैमाने पर मुल्क मुखालिफ जो कारकर्दगियाँ हैं या हरकतें जो हैं या एक्टिविटीज़ जो हैं यूनिवर्सिटीज़ से हो रही हैं, और अलग अलग हिंदुस्तान के कोने कोने की अलग अलग यूनिवर्सिटी से इस तरह की शिकायत हमारे सामने आ रही हैं। बहुत ही रेयर केस में ऐसी शिकायतें आ रही हैं। बहुत कम इस तरह के वाकये आते हैं और जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर से भी जुड़े हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर से भी ये जुड़े हुए हैं। मैं आशीष मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा, आप स्टूडेंट लीडर भी हैं शायद। आशीष मिश्रा जी,
क्या वाकई में जो कदम सरकार ने उठाया, क्या इसकी जरूरत है? आपको नहीं लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटीज में इंटरफेयर कर रही है इस कानून के जरिए? इस तरीके के जो भी स्टेप सरकार द्वारा लिए गए हैं, इस तरीके की जो भी बातें सरकार के द्वारा की जा रही हैं, सबसे पहले तो हमारे मूल अधिकारियों को हनन है। पहली बात तो जो विश्वविद्यालय होते हैं वहां पर विश्व के विभिन्न जगह के लोग आते हैं और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। विश्वविद्यालय में हम एक दूसरे की संस्कृति को जानते हैं, नजदीक से देखते हैं, और ये जो राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रश्न जहां तक आपका है, वो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका परिवार पहली जो पाठशाला होती है, वहीं से उसके अंदर राष्ट्रवाद का बीज बो दिया जाता है। आप अपने घर से शिक्षा लेके आते हैं कि हमें राष्ट्र के साथ चलना है, राष्ट्र के खिलाफ चलना है। आप किसी भी पक्ष को, आप किसी भी धर्म के व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि भाई आपको ये बोलना जरूरी है और ये बोलना जरूरी नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि विश्वविद्यालय में इस तरह के तुगलकी फरमानों की कोई भी जरूरत नहीं है। विश्वविद्यालय में सबसे पहले जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप करना चाहिए। अभी बात कही गई कि यहाँ पे फर्जी विश्वविद्यालय, फर्जी यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं, निजी यूनिवर्सिटी खोली। मैं आपको एक रिपोर्ट बता देना चाहता हूं कि भारत में कुल 727 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और करीब 222 निजी विश्वविद्यालय है। 332 जो है हमारे पास में वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, हमारे राज्य विश्वविद्यालय है हमारे पास में। और जो विश्वविद्यालय के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि हम शिक्षा का माहौल वहां पे अच्छा करें। मैं आशीष मैं यही समझना चाह रहा हूं कि जिन 332 यूनिवर्सिटीज का आपने जिक्र किया, मैं आशीष मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूं कि आप स्टूडेंट लीडर हैं, अभी भी आप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। जिन 332 यूनिवर्सिटियों का आपने जिक्र किया कि 332 यूनिवर्सिटी, या उन्हें छोड़ दीजिए 332 यूनिवर्सिटियों को, जो 27 यूनिवर्सिटियां जो यूपी में प्राइवेट हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि यहां पर देशद्रोह की बातें होती है, इस तरह का स्लोगन यहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं, या इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं जिसे लेकर यह कानून लाया गया, यह बिल लाया गया, क्या वाकई में इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत थी आशीष जी? क्या ये 27 के 27 यूनिवर्सिटियों में इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जम्मू कश्मीर जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। यहां पे लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है और यहां पर जबरदस्ती तुगलकी फरमान को लागू किया जा रहा है। अभी सबसे पहली जरूरत है कि विश्वविद्यालय में शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए। अगर हम विकसित देशों की श्रेणी में आना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरत हमारी ये है कि शिक्षा की जितनी भी चीजें हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, और अगर हमें जरूरत पड़े तो हमें और भी विश्वविद्यालय खोलने चाहिए, ताकि हम जो गांव गरीब, जो मजदूर नौजवान है, जो किसानों के बेटे हैं, वो भी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विश्वविद्यालय तक आए। वो यहाँ पे देखिए, विभिन्न संस्कृतियों से उनका परिचय हो, विभिन्न हालातों से वो अपना लोकतांत्रिक अधिकार, अभी विश्वविद्यालयों की आप बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि लगभग 80% विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं। हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। हम पहले छात्र संघ चुनाव की बात नहीं करते हैं। तमाम विश्वविद्यालयों में, तमाम कॉलेजों में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए लैट्रिन और बाथरूम की व्यवस्थाएं नहीं की गई है। बिल्कुल, जो बुनियादी चीजें उस पर तो ध्यान दिया ही नहीं जाता है। जो बेसिक नीड्स हैं, जो बुनियादी जरूरतें हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप ये लेकर आ जाते हैं कि भाई मुल्क के खिलाफ है, मुल्क के खिलाफ सरगर्मियां हो रही हैं। और जो बात आशीष बता रहे हैं कि वाकई में आप ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर बैठने की सही जगह नहीं है, जहां पर एजुकेशन नाम की जगह नहीं है, सिर्फ बिल्डिंगों में चल रहे हैं, इन पर पहले फोकस किया जाना चाहिए। मैं प्रिय शर्मा आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आशीष कह रहे थे, या मैं सिर्फ योगी सरकार ने जो कदम उठाया इस पर अपोजिशन ने भी एक तरह से आपत्ति जताई है। अपोजिशन कह रहा है कि नीयत साफ नहीं है, जो कदम उठाया गया, जो बिल लेकर आई है ये सरकार। अबू जी, सबसे पहले तो बता दूं कि अपोजिशन का तो कदम उठाना, इस तरह का अपोज करना लाजमी है, क्योंकि वो तो 124 एडिशन के केस को खत्म ही कर देना चाहते थे। लेकिन जहां तक बात है कि इस कानून की जरूरत क्यों है, आपने कहा कि क्या वाकई में यूनिवर्सिटीज के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं कि इतना बड़ा कदम उठाया जाए? चाहे घटनाएं इतनी बड़ी ना होती हो, क्योंकि ये कोई जेपी आंदोलन नहीं बन सकती है देशद्रोह की इस तरह की छोटी घटनाएं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। आपने देखा कि जेएनयू में जिस तरह के नारे लगे, जेएनयू में जिस तरह से माहौल बना, वो पूरे देश में, पूरे देश के विश्वविद्यालयों में चर्चा का विषय रहा। तो क्या
जो अभी आशीष जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर विदेशों से भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, हमारी संस्कृति को जानते हैं। कौन सी संस्कृति आप उन विदेशियों के साथ, उन विदेशी छात्रों के साथ शेयर करना चाहते हैं? याकूब मेनन को बचाने की संस्कृति आप उन लोगों के साथ, बुरहान वानी को बचाने की संस्कृति आप उन लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं? आतंकवादियों का समर्थन करने की संस्कृति आप उन लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं? अपने देश के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? राष्ट्रवाद जिस चीज को आप लेकर इतने भड़क जाते हैं इस शब्द से, उस राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं है कि उस राष्ट्रवाद के लिए आप आतंकवादियों का साथ देने के लिए खड़े हो जाएं। अभी आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टॉयलेट बाथरूम तक नहीं है, शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, तो क्यों नहीं हम उनके लिए प्रोटेस्ट करते हैं? क्यों नहीं उन चीजों के लिए, सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतरते हैं? खुद आशीष जी बता देंगे कि वो कितनी बार इन सुविधाओं की मांग के लिए सड़कों पर उतरे हैं और कितनी बार उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं। लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी में, या हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी इस तरह की हरकतें हुई हैं, जेएनयू में भी हुई हैं। नहीं, देखिए प्रिया शर्मा, आप जितने एग्जाम्पल दे रहे हैं, चाहे जेएनयू की बात करें, डीयू की बात करें या एएमयू की बात करें, ये देखिए, ये यूपी सरकार के अंडर में नहीं आती, ये यूपी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती। ये सब नेशनल यूनिवर्सिटियां हैं। जितनी यूनिवर्सिटियों की आप बात करें, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। यूपी सरकार के लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रिया शर्मा जी छात्राओं के लिए मैं सड़कों पे उतरा हूँ। मैं 4 महीने की जेल काट के आया हूँ से निकालने की जहाँ पे योगी सरकार ऐसे जो लोग कल को देश चलाने वाले हैं, जबरदस्ती उनके ऊपर चीजें थोपी जा रही है। और रही बात हमारा भारत इतना महान देश है कि हम गंगा जमुनी तहजीब से आते हैं। आशीष जी मैं आ रहा हूं। मैं प्रिया शर्मा जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि आप जो एग्जाम्पल दे रही चीजों की, उन घटनाओं का मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि कोई लेना देना नहीं है। चाहे जेएनयू की बात करें, एमयू की बात करें, डीयू की बात करें, यूपी सरकार से कोई लेना देना कुछ नहीं है। प्रिया शर्मा जी की बात का जवाब देता हूं। मारोगे, हर घर से याकूब निकलेगा। देखिए, ये सब पुराने मुद्दे हो गए हैं, इनको छोड़िए। हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति याकूब मेनन को फेवर नहीं करती है। हमारी संस्कृति अफजल गुरु को फेवर नहीं। आप कैसे बोल सकती हैं ऐसे? आपने तो एक आतंकवाद के आरोपित को टिकट देकर के हमारे संसद में भेज दिया, जिसने जाते ही संसद में शपथ लेते ही बखेड़ा खड़ा कर दिया, और आप आकर के यहाँ पे संघवाद और राष्ट्रवाद में लेक्चर दे रहे हैं। प्रिया शर्मा, आशीष का बंटवारा कर दिया। आशीष मिश्रा होता है जो अंग्रेजों से माफी मांगा, एक करके बात कर लीजिए। थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर, थोड़ा सा सबका ऑडियो डाउन कर। एक प्रश्न है, थोड़ा सा ऑडियो। मैं दीपक मैं आ रहा हूं। मैं आशीष, जब आपकी बारी आएगी मैं आपको बोलने के लिए मैं कहूंगा। और प्रिया शर्मा आपकी बात हो गई। दीपक पांडे, मायावती ने जो ट्वीट किया है इस बिल के आने के बाद, उन्होंने कहा कि ये सरकार, यूपी सरकार जो है, ये एक तरह से जो तालीमी इदारे हैं, जो यूनिवर्सिटियां हैं, वहां पर अराजकता एक तरह से फैलाना चाह रही है, यूनिवर्सिटियों का माहौल खराब करना चाह रही है इस बिल के जरिए। बिल्कुल, मैं प्रिया शर्मा से पूछना चाहता हूं, कोई मुझे 5 इंसिडेंट बता दे उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी के जहां पे कि देश विरोध या देशद्रोह का काम किया गया हो। 5 इंसिडेंट बताएं जो कि मीडिया में आया हो। अगर उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और इंसिडेंट उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। एक जेएनयू का रटाया बीजेपी द्वारा क्रिएट किया गया प्रोपेगेंडा नहीं उसमें आना चाहिए। बताएं मुझे, उसके बाद फिर इनके बाकी राष्ट्रवाद और इनके प्रोटेस्ट और एमयू की बात मैं उसके बाद मैं करता हूं। मुझे 5 मुद्दे पहले ये बता दें उत्तर प्रदेश के। प्रिया शर्मा, आपकी जानकारी में कहां पर है? सिर्फ एक झंडा फहराने पे, अब्बू जी, सिर्फ एक झंडा फहराने की तिरंगा यात्रा को लेके हमने पिछले दिनों ही देखा था कि किस तरह का माहौल वहां पर हुआ था। ये कहा गया था कि अराजक। देखिए प्रिया शर्मा, मैं यूपी की बात करूं, इस इशू पर आइए। यूपी की बात, प्रिया शर्मा जी, इस इशू पर आइए। प्रिया शर्मा जी, नाम बताइए जहां पे देशद्रोह का काम किया गया हो। आप लोग बस किसी में ख्याली पुलाव बना करके किसी यूनिवर्सिटी या किसी विशेष धर्म या विशेष जाति या विशेष संप्रदाय को आप लोग इस तरह से आहत नहीं कर सकते हैं। आप मुझे 5 इंसिडेंट बताइए। तो
आप बता दीजिए ना, आपको इस चीज से तकलीफ क्यों है? मैं तो कह रहा हूं, एक भी नहीं होता है, एक भी नहीं होता है, आप झंडा निकालते हैं, तिरंगा आपको यात्रा पता नहीं है, निकालते आपके हैं, मुख्यमंत्री आप को पता देश नहीं की है, बातें बस करते आप हैं, लोग आप बस अच्छे ये अच्छे एजेंडा लेकर सेमिनार के आ करते जाते हैं हैं, और धर्म उतर जाते हैं विभाजित कि ऐसा सेमिनार हो आप रहा अगर है, नहीं हो करते रहा है, हो यूनिवर्सिटी रहा है, कैंपस और में, लोगों के याकूब दिमाग में मैनन को भरने की बचाने कोशिश के कर रहे हैं। सेमिनार आप लोग नहीं करते आपके हैं, पास किसी डेटा नहीं है, उत्तर आतंकवादी प्रदेश की का शव डेटा यात्रा आप लोग नहीं निकालते हैं, तो फिर तकलीफ क्यों है इस कानून के आने से? आते हैं और उसी से पूरे देश को गुमराह करते रहते हैं। मुझे भी तो बता दीजिए ना, आपको तकलीफ क्या है इस कानून के आने से? हमें अगर आप तकलीफ लोग ये इस है तरह कि की आप गतिविधियों बताइए में पहले शामिल कोई ही 5 नहीं है, तो इंसिडेंट बताइए तकलीफ क्या उत्तर है? प्रदेश का, युवाओं अगर की वो किन साबित युवाओं हो की जाए बात कर रहे तब हैं मैं आप? कहूँ आप कि कौन सी ये संस्कृति का जो पालन आपने करना बिल चाहते हैं लाया है, यूनिवर्सिटी ये बिल कैंपस के उचित है। अंदर? अगर आप ऐसा लोगों कुछ की हो नहीं एक रहा है, छोटी तो सी ऐसा बिल घटना क्यों लाया चाहे जा रहा उसमें है? सिर्फ 2 स्टूडेंट या आपको कुछ 5 नहीं पता, स्टूडेंट आप खड़े आकर हो, के यहाँ लेकिन बैठ जा पूरे रहे हो, यूनिवर्सिटी आपको में 5 पढ़ने वाले इंसिडेंट हर नहीं पता, छात्र आप पे उसका उसके बिल प्रभाव लेकर के पड़ता आ जा है। रहे हो। ठीक है, मैं डॉक्टर अमित जी आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर अमित सिंह जी, जो मिसालें दी जा रही है इस बिल के आने के बाद, मिसालें एमयू की दी जाती है, डीयू और जेएनयू की दी जाती है, यूपी की यूनिवर्सिटियों में, यूपी की इन 27 यूनिवर्सिटियों में इस तरह के मामले नहीं हुए। हो सकता है कि 1-2 मामले इस तरह के हुए हों, लेकिन मेरा तो डॉक्टर अमित जी ये मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ ये मामला है। इसमें सरकार को क्या वाकई में इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए था? देखिए, उसमें एक कहावत है, दूध का झला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अगर हम लोग देखें इस पूरे, हेलो जी जी, हाँ, मैंने ये बोला कि देखिए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो जो भी उदाहरण आ रहे हैं वो चाहे एमयू हो, जामिया, जेएनयू, इन सारे या डीयू के आ रहे हैं। मैंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया था जो अशोका यूनिवर्सिटी है। उसके साथ ही कुछ कंट्रोवर्सी शिवनादर में भी हुई थी। और मैं बार बार यही बोलूंगा कि हम लोग क्या इंतजार करें कि कुछ ऐसा हो या मीडिया में कुछ चीजें आए तभी ऐसी बात हो? क्योंकि पिछले अगर देखेंगे तो अभी शारदा यूनिवर्सिटी में भी कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ है और उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ एक धर्म संप्रदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने कुछ आपत्तिजनक हरकतें की हैं। अभी कुछ ऐसे भी, अमित जी, ऐसे तो हमारे संसद में धर्म विशेष के नारे लगने लगते हैं किसी को चिढ़ाने के लिए। इंसिडेंट क्या हम अपने संसद को ऐसे तरह से बैन कर देंगे? बताइए आप। मेरे को पहले पूरा करने दीजिए, मेरे को पूरा करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, क्योंकि आपका टॉपिक ऐसा है। देखिए, कुछ मेरे को पूरा करने दीजिए, क्योंकि शायद आपकी आवाज नहीं जा रही है। क्योंकि ये जब यूनिवर्सिटियां होती हैं तो इसमें बहुत तरीके के इशू चलते हैं, कई सेमिनार होते हैं। अभी पीछे कुछ यूनिवर्सिटी में इंसिडेंसेस आए थे कि कश्मीर को में प्लेबसाइड को लेके, खालिस्तान की आवाज को लेके इस तरह के सेमिनार आ रहे थे। और ठीक है डॉक्टर अमित सिंह जी, मैं ठीक है आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं डॉक्टर अमित जी। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि ये तालीमी इदारे या ये यूनिवर्सिटियां जो है, अगर वहां पर इस तरह के 1-2 वाकये हो जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए मसले हैं, सरकार को इसे लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखना चाहिए। इतना बड़ा कदम उठाना, आप इस तरह का कदम उठाएंगे, उसके बाद कैंपस में पुलिसिंग बढ़ेगी, वहां पर हालात बिगड़ेंगे। आप इसे एक बड़े सर्किल में क्यों नहीं देख रहे हैं? देखिए, मैं बड़े सर्किल में देख रहा हूं, इसलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि सरकार प्रोएक्टिव होके कि कुछ इस तरह की चीजें कैंपसों में ना हो, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन मैंने ये भी बोला, क्योंकि मैं खुद एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका हूं, जो अभी हमारे स्टूडेंट लीडर बात कर रहे थे, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन को खड़ा होने नहीं दिया जाता है। स्टूडेंट यूनियन तो बहुत दूर की बात है, वहां पे टीचर्स यूनियन भी नहीं होती हैं। लोगों को एक तरह की तनख्वाहें नहीं मिल रही होती हैं। वहां क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, कितने काम करने के घंटे होंगे, यहां तक कि यानी हम लोगों के टीचर के पास भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था। तो तुगलकी फरमान तो ऑलरेडी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में चल रहे हैं। जो वहां के मालिक हैं वो सिर्फ अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं और महंगी महंगी फीस लेके 2ym दर्जे की डिग्रियां बस लोगों को बांट रहे हैं। तो उसको रेगुलेट करने की जरूरत थी। तो इन तमाम चीजों का डॉक्टर अमित जी, इन तमाम चीजों का देशद्रोह से क्या लेना देना है? इन तमाम चीजों का देशद्रोह से क्या लेना देना है? भाई, अगर आपकी सैलरी नहीं मिल रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन को उसे देखना चाहिए। आपके यहाँ अगर एजुकेशन क्वालिटी नहीं है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। इसमें पूरे देशद्रोह, मैं डॉक्टर अमित सिंह जी, शिक्षा को सुधार करने के लिए या उसका स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए जो चीजें आई हैं, जो गरीब तबकों तक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को पहुंचाने की बात आई है, उस पर भी मुझे लगता है हमें ध्यान देना चाहिए।
बिल्कुल नहीं, ये देखिए ये कदम सरकार का बहुत अच्छा है जो उन्होंने 50% वजीफे की बात कही है, गरीबों के लिए तालीम सस्ती करने की बात कही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही है, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन जो आज डिबेट का इश्यू है, ये सरकार जो बिल लेकर आई है देशद्रोह या मुल्क मुखालिफ जो सरगर्मियां होती हैं, डॉक्टर अमित मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यह लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मसला है, सरकार इसे अपने लॉ एंड ऑर्डर के जरिए भी सॉल्व कर सकती है, इस पे बिल लाने की क्या जरूरत है। और या तो मैं ये कहूंगा कि जेएनयू, डीयू और एमयू में जो इतने बड़े मसले हुए, मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां, ये नहीं होनी चाहिए थी और इस पर सेंटर ने कोई कदम आज तक नहीं उठाया। आखिर यूपी सरकार को क्या पड़ी हुई है? देखिए उसमें एक एग्जाम्पल ये भी है कि जब भी कोई भी छात्र किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाता है तो उसको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है कि इस यूनिवर्सिटी में रहते हुए मैं रैगिंग की घटनाओं में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, ना रैगिंग करूंगा, ना सहूंगा। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक ये है कि यूनिवर्सिटी इंश्योर करे कि उनके कैंपस में इस तरह की गतिविधियां या एक्टिविटी नहीं होंगी। इस पे मुझे लगता है बिना बात का बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, इसलिए ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। इससे उम्मीद यही है कि शिक्षा का स्तर सुधरेगा। बिल्कुल, चलिए यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो इसी इशू से जुड़े हुए कुछ सवालात हैं कि आखिर योगी सरकार ने क्या वाकई में एक तीर से कई निशाने साधे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि नए फरमान से आखिर परेशानी किसे है। कहा यह भी जा रहा है कि जो माइनॉरिटी के इदारे होंगे उन्हें निशाना बनाया जाएगा इस कानून बनने के बाद। क्या वाकई में ये परेशानियां हैं और कुछ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ये कानून आने के बाद। इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम छोटे से ब्रेक के बाद बात करते हैं, फौरन हाजिर हो। तो प्राइम डिबेट में आज हम इसी इशू पर बात कर रहे हैं कि योगी सरकार का जो नया बिल है, नया कानून है, क्या वाकई में योगी सरकार ने इस अपने नए बिल से और अपने नए कानून से एक तीर से कई निशाने साधे हैं। और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस नए फरमान से आखिर परेशानी किसे है। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए और ब्रेक के बाद एक और खास मेहमान मशकूर अहमद उस्मानी साहब जो कि सोशल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। मशकूर उस्मानी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं। मशकूर, मैं आपसे ही ब्रेक के बाद शुरू करना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है जो कानून लेकर आई है योगी सरकार, क्योंकि आप खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आपके ही जमाने में जिनाह का जो एक इशू उठा था, बहुत उस पर बवाल हुआ था, वो आप ही के दौर में हुआ था। क्या आपको नहीं लगता है कि योगी सरकार ने जो कदम उठाया है ये एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं? देखिए अबू भाई, सबसे पहले कोई भी चीज जो सरकार लेके आती है, मैं ये समझता हूं कि पढ़ा लिखा समाज जो है इस देश का, वो उस पर चर्चा करे और क्रिटिकल उस पर चर्चा होनी चाहिए और हर चीज के लिए ओपन होना चाहिए। मैं जो पूरा जो ऑर्डिनेंस है उसका वेलकम करता हूं, और क्यों वेलकम करता हूं वो भी मैं बताऊंगा, और क्या मेरा विरोध है वो भी मैं बताऊंगा। वेलकम इसलिए करता हूं कि इन्होंने कहा कि यूजीसी का स्केल देंगे, 75% टीचर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट कॉलेजेस में परमानेंट होने चाहिए, और मैं इसका समर्थन करता हूं, पुरजोर समर्थन करता हूं। इन्होंने कहा कि चेक एंड बैलेंस चाहिए, बिल्कुल ये जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मनमाने ढंग से स्टूडेंट से पैसा लेती है, पास कराने तक के पैसे लेती है, और टीचर्स को सही वेतन, सही सैलरी नहीं मिलती है। और हमारे देश के अंदर हर किसी को सरकारी जॉब तो मिल नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करता है पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लगाम लगाया जा रहा है। इन तमाम चीजों के साथ साथ जो यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर की बात की गई, यूनिफॉर्म एग्जाम्स की बात की गई, एक रिजल्ट एक समय पे आ गया, ये सब अच्छी बात है। लेकिन एक चीज जो इसमें आई है, जिसको मीडिया ने हेडलाइन बनाया कि अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि आपके यहाँ किसी भी तरह की कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। तो अहम सवाल यह उठता है कि क्या आज तक उत्तर प्रदेश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में किसी तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटीज हुई है क्या? पहला सवाल यह होता है। और हुई है तो कहां हुई है? सरकार उसको जो है पब्लिक डोमेन में लाने का काम करे कि कहां हुई है, किस तरह की ये क्या नाम है एंटी नेशनल एक्टिविटीज हुई है, और नहीं हुई है तो क्यों इस तरह का बखेड़ा किया जा रहा है और इसको बेवजह जो है विवाद बनाया जा रहा है और न्यूज में लाया जा रहा है। क्या मंशा है सरकार की? क्या सरकार अभी भी इलेक्शन मोड में है? राष्ट्रवाद का एक मुद्दा था इलेक्शन में और उस पर बीजेपी को सफलता भी मिली और मैं उसको बधाई भी देता हूं।
लेकिन आप ये समझिए कि राष्ट्रवाद की आड़ में सिर्फ और सिर्फ आप हर किसी को एंटी नेशनल घोषित कर दें, वो सही नहीं है। और आपको इसको पब्लिक करना जरूरी है कि कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी शिकायत आई जो आपको ये कहना पड़ा। बिल्कुल, मैं प्रिया चौधरी जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। मैं प्रिया चौधरी जी से इसका जवाब ले लेता हूं। प्रिया चौधरी जी, यही सवाल दीपक पांडे ने भी आपसे किया था कि आखिर यूपी की जिन 27 यूनिवर्सिटियों की बात की जा रही है, कहां पर कब कौन सा इंसिडेंट हुआ, क्या वाकई में पब्लिक के सामने चीज नहीं आनी चाहिए जिस बुनियाद पर यह कदम यूपी सरकार ने उठाया? प्रिया चौधरी जी। सबसे पहले मैं यूपी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की वो 5 घटनाएं आपको बता दूं जो लाइमलाइट में रही। एक घटना, यहाँ पर सबसे पहले अफजुल गुरु के समर्थन में एक रैली निकाली जाती है। दूसरी घटना, जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों के पक्ष में एक रैली निकाली जाती है। 10% यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं, आरक्षण दिया गया है। प्रिया चौधरी की किस यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं? प्रिया चौधरी यात्रा एएमयू की बात कर रही है। नहीं, देखिए एएमयू का यूपी सरकार से कोई लेना देना नहीं। एएमयू का यूपी सरकार से कोई लेना देना नहीं। मशकूर उसका जवाब देंगे आप। छात्र राजनीति से आई हैं, ऐसी बात मत कीजिए कि किसी विश्वविद्यालय को डिमीन करने की बात कीजिए। यूपी में है ना, यूनिवर्सिटी यूपी में है। चलिए मान लिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन कम से कम आप ये मानिए कि वहां पर ज्यादातर बच्चे कौन से पढ़ रहे हैं? कुछ साल पहले आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की उपाध्यक्ष रही हैं। आप ये बात शोभा नहीं देती है। आप ऐसी बातें मत करें किसी यूनिवर्सिटी को डिमीन करने की। कोई इस तरह की घटना यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं हुई है। उसी टाइम मैंने ये देखा है सर, बिल्कुल उसी टाइम मैंने ये देखा। पे हुई है यूनिवर्सिटी का नाम बताइए आप। सामने वो घटनाएं देखिए जिसमें अफजुल गुरु के समर्थन में रैलियां निकली थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली थी। नोट के बताइए, उसका प्रूफ दिखाइए। झूठ बोलते हैं आप लोग, झूठ बोलते हैं। जेल में क्यों नहीं है? वो कौन सा यूनिवर्सिटी थी? और आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं ना कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने छात्रों के ऊपर अच्छी तरह से सरकार जो काम सही करेगी यूनिवर्सिटी के अंदर आप इस तरह से काम नहीं कर सकते कि एक पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। और अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये शुरुआत हो जाती है, दिक्कत किसको हो रही है? मैं उनका नाम जानना चाहती हूँ, उस समुदाय का, उस व्यक्ति का नाम जानना चाहती हूँ। समुदाय की बात ही नहीं आ रही है। ये बताइए कि किसको हो रही है? आरोप लगा रही है। ठीक है, एक करके बात कीजिए। दीपक मैं आ रहा हूँ, दीपक मैं आ रहा हूँ, दीपक मैं आ रहा हूँ, किसी की दाढ़ी में चिंता है, दीपक मैं आ रहा हूँ, प्रिया मैं आ रहा हूँ, प्रिया चौधरी मैं आ रहा हूँ जी। मशकूर जल्दी से बात पूरी कीजिए, मशकूर जल्दी से बात पूरी कीजिए। शामिल होने की तो दिक्कत खत्म हो जाती है। प्रिया मैं आ रहा हूँ, प्रिया चौधरी मैं। प्रिया जी दिल्ली यूनिवर्सिटी की उपाध्यक्ष रही हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस तरह से किसी यूनिवर्सिटी को बैठ के नेशनल मीडिया पे डिफेम करना ये सही चीज नहीं है, क्योंकि आप छात्र राजनीति से आए, आप समझती हैं सारी चीजों को। किसी तरह की कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं हुई है, और एक्टिविटी हुई है तो आपकी सरकार थी, आपने क्या किया बताइए? क्या किया मोदी सरकार ने, क्या किया योगी सरकार ने? क्या आप सिर्फ टीवी पे बैठ के बोलने के लिए आप एक्शन लीजिए? नहीं, आप एक्शन लीजिए। नहीं किया तो आप तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, आप तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, आप तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, एफिडेविट भरवा रहे हैं यूनिवर्सिटी से। क्या साबित करना चाह रहे हैं? छात्र इस देश में एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहा है। एक्टिविटी में कितने लोगों को कोई छात्र, ये छात्र इस देश का भविष्य है। ठीक है, मैं डॉक्टर नदीम मैं इससे आगे आपसे कुछ समझना चाह रहा हूँ। ठीक है, मशकूर बात हो गई, मशकूर बहुत टाइम मैंने दे दिया, मशकूर बात हो गई। प्रिया की बात हो गई, प्रिया चौधरी बात हो गई। मैं दीपक आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर नदीम मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। डॉक्टर नदीम मुझे मौका दीजिए, मैं बताना चाहूंगी कि किस तरह की गतिविधियां हुई हैं। नहीं, देखिए मैं प्रिया चौधरी जी आपसे जो समझना चाह रहा हूं कि यूपी के जिन यूनिवर्सिटियों की बात हो रही है वहां के बारे में आप कुछ डिटेल अगर आपके पास हो तो दें, क्योंकि आप एमयू की बात करिए, एमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका यूपी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अब आप बात कर रहे हैं यूपी की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब अभी सर ने ये पूछा कि जब आपकी सरकार थी आपने कोई एक्शन नहीं लिया, अब अगर सरकार एक्शन ले रही है तो उस पर भी तकलीफ है, तो इधर पड़े तो कुआ उधर हम कुछ करें तो एकदम से एजेंडा बन जाता है। अगर इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि तकलीफ क्यों है?
कहीं ना कहीं पे कमी है, कहीं ना कहीं लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं, इसलिए तकलीफ हो रही है। अगर लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं है तो उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं डॉक्टर नदीम ठीक है, मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, प्रिया चौधरी की बात, मशहूर बात होगी। मैं दीपक आपके पास आ रहा हूँ, दीपक आ रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर नदीम एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से योगी सरकार ये बिल लेकर आई है, क्या आप नहीं समझते कि जो तालीमी इदारे हैं, जो यूनिवर्सिटियां हैं, यहाँ पर पुलिस का राज एक तरह से बढ़ेगा, पुलिस की जो सरगर्मियां होंगी वो एक तरह से बढ़ेंगी और एक तरह से खलल पड़ेगा, तालीमी जो सरगर्मियां उसमें खलल पड़ेगा इस बिल के बाद। डॉक्टर नदीम साहब, देखिए सर, मैंने जैसे कि पहले बोला था अभी कुछ देर पहले कि ये किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्सिटी और खासतौर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की है योगी जी की सरकार ने। और अभी ये जिस मामले को लेकर आप उनसे प्रिया जी से सवाल कर रहे हैं, तो एक ऐसी बहुत ही छोटी सी घटना या हादसा जो है वो मेरी नजरों के सामने से गुजरा था। मेरठ के आसपास या नोएडा के आसपास की कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, उसमें क्रिकेट मैच को लेकर कुछ पर्टिकुलर हमारे एक स्टेट के स्टूडेंट्स ने किसी पर्टिकुलर नेशन के लिए सपोर्ट में स्लोगन्स या नारे लगाए थे, उसके बाद वहां पर कशीदगी फैल गई थी। तो ये एक बहुत छोटा सा वाकया था, लेकिन इस तरह का आप इसे दूसरे सिनेरियो में देख रहे हैं और मैं इसे दूसरी तौर पर देख रहा हूं। मैं यहां पर आपको ये बताना चाह रहा हूं, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले सेगमेंट में भी बताया था कि जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं तो हम स्टूडेंट से पूरे हिंदुस्तान में एक एंटी रैगिंग वाला फॉर्म भरवाते हैं और उसी तरीके का मैंने ये कहा था कि इस तरीके का एक फॉर्म भरवाना चाहिए जिसमें बच्चा ये एफिडेविट दे कि मैं किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज के अंदर शामिल नहीं रहूंगा। सर, यहाँ पर स्टूडेंट से वो चीज नहीं ली जा रही है, लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश की गई है किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को और उनके मालिकान को, क्योंकि वो अपनी मनमर्जी से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं देकर ना जाने कौन कौन सी एंटी एकेडमिक एक्टिविटीज के अंदर बार बार जो है वो लोगों को लगाते हैं, उलझाते हैं। टीचर्स का जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, स्टूडेंट्स को उस तरीके की क्वालिटी की एजुकेशन ब्लेम नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते ऐसे ब्लेम पूरे विश्वविद्यालय को। अगर उत्तर प्रदेश में 27 विश्वविद्यालय हैं या कितने भी विश्वविद्यालय, पूरी यूनिवर्सिटी क्यों कैसे घटना का उदाहरण देकर क्या मैं 27 यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आप ऐसे कैसे ब्लेम कर सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी को या किसी? मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं बता, अरे मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं। डॉक्टर अमित सिंह जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, माइनॉरिटीज को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ये उसके अगेंस्ट है बिल। डॉक्टर अमित सिंह देखिए, एक एक करके बात कीजिए। प्रिया चौधरी, दीपक पांडे, एक एक करके बात कीजिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं जितने पैनलिस्ट हैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके बात कीजिए। दीपक पांडे आप मुझे ये बताइए, दीपक पांडे, मैं मशकूर में आ रहा हूं, मशकूर सुन लीजिए, मशकूर में आ रहा हूं, आपकी बारी आई। मैं चाह रहा हूं एक एक करके, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक एक करके बात कीजिए। कोई अगर आपको एतराज है तो हाथ उठा दीजिए, मैं उसके पास आऊंगा, रिएक्शन लूंगा। मैं डॉक्टर अमित जी आपके पास आ रहा हूं कि माइनॉरिटीज को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, क्या नहीं लगता है कि ये जो बिल लाया जा रहा है ये उसके अगेंस्ट है? चाहे फंडामेंटल राइट्स 14 से लेकर 30 तक जो राइट्स माइनॉरिटीज को दिए गए कि अपने पसंद के आप तालीमी इदारे खोलिए, अपने हिसाब से पढ़िए, क्या ये उसके अगेंस्ट नहीं है? डॉक्टर अमित जी देखिए, हुरैरा भाई, इसमें मैं आपको पहले ठीक करना चाहूंगा, क्योंकि इस बिल में माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक जैसा कोई शब्द यूज ही नहीं किया गया है। तो यहाँ पे अगर आर्टिकल 14 की बात आएगी तो उसमें सबके लिए है वो, और कहीं ना कहीं इस ऑर्डिनेंस में ये बात भी है कि हम धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म को बढ़ावा देंगे, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करेंगे और भाईचारे की बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी में इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो क्या इसमें कुछ भी चीज गलत है क्या? ऑर्डिनेंस साफ साफ बोल रहा है कि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाया जाए, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाया जाए, आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए कोर्स कंटेंट या सिलेबस में इन सारी चीजों को रखा जाए, यहां तक कि देशभक्ति की चीजें सिखाई जाएं। अब हमारे भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा कि
मेरा बच्चा देश तोड़ने की बात करे या देशद्रोही कहलाए, मैं तो बोलूंगा कि वो देश को आगे ले जाने की बात करे। तो इसलिए इस तरह के इशू को, यानी मेरी नजर में नॉन इशू है। हम में से हर कोई देशभक्त चाहता है, देश को आगे ले जाने की बात कर रहा है। ऐसे में सिर्फ एक बॉन्ड साइन कर देना कि हम इस तरह की कोशिश करेंगे, वो मुझे कहीं से नहीं लगता कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। यहां तक कि माइनॉरिटी की तो बात ही नहीं आती है। प्लस ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एक और ध्यान में आपका ले जाना चाहूंगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये कौन लोग हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खोल रहे हैं और वो कहां से इतना पैसा ला रहे हैं और उनका एजेंडा क्या है, उनकी मंशा क्या है। ये यूनिवर्सिटी क्या वो सही में समाज को शिक्षा देना चाहते हैं? मेरी नजर में ऐसा नहीं है। कई यूनिवर्सिटी मशकूर उस्मानी, मशकूर मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात डॉक्टर अमित कह रहे हैं, डॉक्टर अमित कह रहे हैं कि इस बहस में बहुत नहीं पड़ना चाहिए, जो कदम उठाया गया कदम अच्छा है, लेकिन मशकूर कुछ लोगों को परेशानी है इस बिल से, इस कानून से कुछ लोगों को परेशानी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बहाने से माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो इदारे होंगे, उन पर एक तरह से निशाना साधा जाएगा, उन्हें निशाना बनाया जाएगा इस बिल के बहाने। देखिए अबू भाई, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि माइनॉरिटीज की जो बात है, मुझे नहीं लगता कि इस बिल से किसी तरह से जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे कोई भी निशाना साधा जाएगा। क्योंकि अभी हमने देखा कि जब सेंट्रल हॉल में देश के प्रधानमंत्री जब संबोधन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटीज के साथ जो छल हुआ है, उस छल में हमें छेद करना है और हम उनके जो इस बयान की सराहना करते हैं। उसके बाद उन्होंने जो क्या नाम है वजीफा दिया माइनॉरिटीज के बच्चों को कि आपको 5 करोड़ बच्चों को 700 करोड़ का वजीफा दिया जाएगा और इसके साथ ही ईद के मौके, जी जी हाँ, वो सब एक ही साथ का मौका है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया जो मदरसा जो है उनको मॉडर्नाइज करने की बात की गई। तो मुझे लगता है कि इस वक्त देश के अंदर जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं उनकी बात को हमें मानना चाहिए, ना कि योगी जी की बात को मानना चाहिए। तो ऐसा मुझे लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि शायद जो है इससे अल्पसंख्यक के किसी भी इदारे पर किसी भी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया है। अब मंशा क्या है, कौन बैकडोर से क्या करना चाहता है, ये तो मैं भी नहीं जानता, ना आप जानते, ना कोई और तीसरा जानता है। लेकिन चूंकि ऐसी बात आई है बीजेपी की तरफ से, देखिए मैं यही कह रहा हूं, सराहना करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि 75% जो आप बोल रहे परमानेंट एम्प्लॉयमेंट ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अच्छी बात है, लेकिन बेवजह की कंट्रोवर्सी एंटी नेशनल वर्ड के नाम पर कुछ रिएक्शन देना चाह रहा हूं, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं डॉक्टर नदीम, इसको सिरे से खारिज करना। डॉक्टर नदीम 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं। मैं दीपक आ रहा हूं। सर मैं यहां पर यह कहना चाह रहा था कि हमें जो है ये एक काबिल 27 कदम है और हमें इसके बाहरी पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग माइनॉरिटी के नाम पर अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए इस मामले को ज्यादा उलझा रहे हैं या हमारा ध्यान दूसरी जानिब लगा रहे हैं। सर ये बिल्कुल एक सीधी सीधी चीज है और इसे सीधे सीधे तरीके से देखना चाहिए। जब प्रधानमंत्री हमें बार बार यकीन दहानी करवा रहे हैं इस चीज की कि माइनॉरिटी के अंदर जो है उनका पूरा भरोसा है और माइनॉरिटी के उन्होंने दीपक जो बात नदीम कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल और उठता है दीपक, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जो इस ऑर्डिनेंस में, इस बिल में राष्ट्र विरोध की, मुल्क मुखालिफ सरगर्मी की कोई परिभाषा नहीं तय की गई है, कोई डिफिनेशन उसकी तय नहीं की गई है, इस वजह से भी सवाल उठ रहा है। देखिए इस पे पहली बात की कोई चर्चा नहीं हुई, ना कोई पब्लिक डोमेन में कोई सर दूसरी बात यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, चर्चा नहीं की गई या कोई इस पे पब्लिक डोमेन में चीज नहीं है, तो आप उस पे ऑर्डिनेंस कैसे ला सकते हो, पहली बात। और दूसरी बात, जैसा कि नवेद जी कह रहे हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन प्रधानमंत्री जी बैठे रहते हैं और किसी एक धर्म विशेष के आदमी को जय श्री राम वंदे मातरम के नाम पे ट्रोल किया जाता है और हमारे प्रधानमंत्री बोलते नहीं है। तब हमें कहना पड़ता है कि अगर हमारे देश के संसद में जय श्री राम और वंदे मातरम के नाम पे किसी को ट्रोल किया जा सकता है, तो संसद के बाहर सड़क पे आप बताइए, जो ये भीड़, उग्र भीड़ है, तो क्या कर सकती है इस तरह की। तो हमारी संसद में जब ये कहा जाता है कि वंदे मातरम बोलना मेरे लिए हराम है, उन पे चर्चा नहीं की जाएगी, उस वक्त तो आपने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री अगर नहीं बोलते हैं, जो आपकी सहूलियत के हिसाब से बातें हो जाती हैं, आप उनको बोलने लग जाते हैं। अरे वंदे मातरम बोलना किस भारतीय के लिए हराम हो सकता है? वंदे मातरम बोलना हमारी परंपरा है, हमारे देश के लिए गौरव है, लेकिन किसी धर्म विशेष को ट्रोल करने के लिए नहीं बनाया गया था। ये बनाया गया था देश की अखंडता को बनाने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए। आप जैसे लोगों को पॉलिटिकल यूज करने के लिए नहीं बनाया गया था और ना ही किसी को ट्रोल करने के लिए बनाया गया था कि अगर कोई हमारे संसद में आता है पार्लियामेंट, हम देखिए डिबेट पर आ जाते हैं। आपके जैसे प्रिया चौधरी जी हम डिबेट पर आ जाते हैं।
जाते हैं। प्रिया चौधरी, प्रिया चौधरी, प्रिया चौधरी, दीपक आपकी बात हो गई, दीपक आपकी बात कंप्लीट हो गई। प्रिया चौधरी जी, प्रिया चौधरी, प्रिया चौधरी, आवश्यकता प्रिया चौधरी जी, कि हम प्रिया ये चौधरी समझे कि देश नहीं, दीपक बात हो गई। मैं प्रिया चौधरी जी, प्रिया चौधरी, प्रिया चौधरी, प्रिया चौधरी, प्रिया चौधरी, मेरा सवाल वही है जो दीपक पांडे से मेरा सवाल था, वही सवाल आपसे। दीपक बात हो गई, दीपक आपकी बात हो गई। प्रिया, मेरा सवाल यही है कि ठीक है, आप ऑर्डिनेंस लेकर आ गए, बिल और कानून आपने बना लिया, लेकिन इसमें राष्ट्र द्रोह की जो बात हो रही है, इसकी कोई परिभाषा तय नहीं की गई है, कोई डिफिनेशन इसके तय नहीं की गई है कि क्या कुछ सरगर्मी होगी जिसे राष्ट्र विरोध कहा जाएगा। करी गई है, लेकिन फिर भी इसकी एक परिभाषा मैं आपको बताती हूँ। ऑर्डिनेंस में जी ऑर्डिनेंस में आपको परिभाषा नहीं मिलती होगी, लेकिन राष्ट्रद्रोह देशद्रोह है क्या? अपने संकेतों से, भाषा से, मनोभावों से या किसी कृत्य से जब हम देश की एकता अखंडता को चोट पहुंचाने का काम करते हैं तो वो देशद्रोह है। अब इस चीज को जानबूझ के जोड़ा जा रहा है माइनॉरिटीज के साथ। तो मोदी 2.0 में सबसे 21 दिन के कार्यकाल के अंदर सबसे पहले आते ही माइनॉरिटीज के लिए क्या हुआ? 5 करोड़ विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप का आयोजन किया गया। 5 करोड़ विद्यार्थियों को मेन शिक्षा से जोड़ने के लिए, उच्च शिक्षा देने के लिए 5 करोड़ छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। लेकिन फिर भी देखिए कि बुद्धिजीवी वर्ग टीवी पे बैठ के क्या बातें करने लग जाता है कि ये माइनॉरिटीज को नुकसान करेगा, ये देशद्रोह राजद्रोह है क्या? अरे सबसे पहले आप खुद में एक बार क्लियर कीजिए कि देशद्रोह राजद्रोह है क्या। अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आप खुद में व्यथित नहीं होंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपके संकेतों से देश की फिर आप लोग भटक गए, आप लोग भटक गए, जितने पहले से भटक रहे। मैंने कहा था एक की बात कीजिए। मैं आशीष बहुत देर से वेट कर रहे हैं, आशीष मिश्रा बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं आशीष की बात जानना चाहूंगा। आशीष, चीजें होनी चाहिए। ठीक है, बात हो गई। प्रिया चौधरी, मैंने बहुत टाइम दे दिया, बात हो गई। दीपक बात हो गई। आशीष जी, जो बात कही जा रही है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधि की कोई परिभाषा, कोई डिफिनेशन तय नहीं की गई है, क्या वाकई में इससे नुकसान होगा कि आप कोई एक्टिविटी करते हैं और उसे राष्ट्र विरोध से जोड़ दिया जाता है? क्या वाकई में स्टूडेंट को इससे नुकसान होगा? जो भी सरकार चल रही है इस समय उत्तर प्रदेश में, जो सरकार चल रही है वहां पे सरकार का विरोध करना ही राष्ट्रद्रोह है। सरकार को काले झंडे दिखाना राष्ट्रद्रोह है। अपनी मूल अधिकारों के लिए लड़ना, अपने मूल अधिकारों के लिए, मेस के खाने के लिए लड़ना, बढ़ी हुई फीस के लिए लड़ना सरकार के लिए राष्ट्रद्रोह। ये भाजपा के राष्ट्रद्रोह की परिभाषा है। और अभी प्रिया जी एकता और अखंडता की बात कर रही थी कि जो एकता और अखंडता को तोड़ता है, आपका जो मूल अधिकार है वो तब तक आपके लिए है जब तक दूसरों को उससे परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर आपके वंदे मातरम बोलने से, आपके जय श्री राम बोलने से अगर किसी को परेशानी होती है तो किसी को चिढ़ाने के लिए वंदे मातरम जय श्री राम, इसलिए आपके अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्य भी संविधान में जोड़े गए, चाहे वो बाद में जोड़े गए, लेकिन इसलिए जोड़े गए कि आपके अधिकार, आपके जो अधिकार है वो किसी दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो जाए। इसलिए चिढ़ाने के लिए वंदे मातरम जय श्री राम क्यों बोला जाता है? क्या यह हमारे मूल अधिकारों को हनन नहीं है? क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं है? क्या एक दूसरे क्यों चिढ़ते हैं आप? तो ममता बनर्जी हुए जा रहे हैं टीवी पे बैठ के, आप चिढ़ते क्यों हैं? आप तो बोल रहे हैं ना, आप क्यों? मैं डॉक्टर अमित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर अमित जी, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस में कोई परिभाषा तय नहीं है देशद्रोह की, देशद्रोह की कोई परिभाषा तय नहीं, इस वजह से इस पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने मेस के खाने के लिए संघर्ष किया, बढ़ी हुई फीस के लिए संघर्ष किया और सरकार ने उसको राष्ट्र विरोधी बता के जेल में डाल दिया। जो है वो बहुत पुराना चलता आ रहा है और वो एम्बिगुअस है और उसमें देशद्रोह को लेके संविधान में ही बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो अभी बात प्रिया जी ने कही, और क्योंकि मैं भी संविधान पढ़ाता हूँ, तो जो हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज की जो बात है, तो उसके 14-15 क्लॉज में से एक क्लॉज ये भी आता है कि हम देश की सुरक्षा, अखंडता और भाईचारे को लेके काम करेंगे और किसी भी दुर्भावना से काम नहीं करेंगे। अगर हमारे देश का हर नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों को ईमानदारी से अख्तियार करे तो मुझे लगता है देश में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। बिल्कुल। इसलिए मशकूर, क्या वाकई में कुछ लोगों को इससे परेशानी है? क्या वाकई में परेशान नहीं होना चाहिए? जाहिर सी बात है कि मुल्क की सिक्योरिटी पहले है, मुल्क की हिफाजत पहले और उसके बाद तमाम इशू है। बिल्कुल, इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिफाजत, मुल्क से मोहब्बत, ये सर्वोपरि है। मैं प्रिया जी को बता दूं कि शायद आपको मालूम नहीं है, हमारे इस्लाम भी यही कहता है कि सबसे पहले जो है आपको मुल्क की हिफाजत करनी है और मुल्क से मोहब्बत भी करनी है। तो इसलिए आप ये सब डिबेट में ना घुसे, पहली चीज। दूसरी चीज
कि ये जो कोई भी चीज सरकार जो लाती है उसकी क्रिटिकल एनालिसिस होती है। जैसे मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही इस बात को कहा, हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, जो सही बात है उसको तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, उसके लिए सरकार को सैल्यूट भी करेंगे। लेकिन जो चीज अननेसेसरी तौर पर कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है, जबरदस्ती जो चीज कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी जो है आलोचना भी करेंगे। और सरकार की ही आलोचना होती है, विपक्ष की आलोचना नहीं होती है। अब कांग्रेस सरकार में नहीं है तो उसकी क्या आलोचना होगी? इसके अस्तित्व को नकार कैसे सकते हम तो बोल रहे हैं, तारीफ ठीक है, कर रहे हैं, आपके पास अच्छा कर रहे प्राइवेट हैं। यूनिवर्सिटीज के अरे उदाहरण आपने नहीं कहा, हुए, आप लेकिन सारी आप इस चीज प्राइवेट को नकार कैसे सकते कि देश में ऐसी गतिविधियां विश्वविद्यालयों के अंदर नहीं चल रही है? हाँ, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं तो हमारी जानकारी में ये सारे विषय आ जाते हैं, लेकिन प्राइवेट विश्वविद्यालयों की बातें, प्राइवेट कॉलेजेस की बातें आपके ध्यान में नहीं आती हैं। ऐसा इस बात से सरकार एक तरह से मुल्क की सिक्योरिटी के बारे में सोच रही है। अच्छा कदम है सरकार का, इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ बातों पर एक तरह से इसके नियत पर भी शक हो रहा है। सरकार को खुले मन के साथ, खुले दिल के साथ आना चाहिए और किसी भेदभाव के बगैर इस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि मुल्क की हिफाजत और मुल्क की सिक्योरिटी सबसे बढ़कर है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्रिया चौधरी जी जुड़ने के लिए, डॉक्टर नदीम अहमद साहब, डॉक्टर अमित सिंह जी, दीपक पांडे जी, मशकूर अहमद उस्मानी जी और आशीष मिश्रा, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।